सरकारी नौकरी के बारे में सपने में भी नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ने में बहुत खराब हूँ, कहाँ सरकारी नौकरी निकल पाएगी। लगी यार अब जो भी हुआ हो, जो पढ़े हैं इन्हीं में से आएगा और पेपर देना है। गए, पेपर दिए, पेपर काफ़ी अच्छा हुआ। तो साथियों, जिस वर्दी में आप मुझे देख रहे हैं, 3 साल पहले तक उस वर्दी की कल्पना करना मेरे लिए संभव भी नहीं था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी पैदा हुई कि असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य भी संभव हो सका। तो अपने ज़िंदगी का सफ़र आप लोगों के साथ शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अंकुर और वर्तमान में मैं कारागार विभाग में जेल वार्डर के पद पर सेंट्रल जेल आगरा में तैनात हूँ। तो मेरी पढ़ाई कक्षा 8 तक गांव पे हुई थी। 8 तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं शहर में आ गया था। शहर से मेरा गांव लगभग 50 किलोमीटर दूर था। क्लास 9 में एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में हुआ। किसी तरीके से हाई स्कूल पास किया। 2 साल बाद इंटर भी पास कर गया। हाई स्कूल में सेकेंड डिवीजन पास हुआ था, लगभग 60% आए थे मेरे। और 12th में मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया था। जैसा सब लोग गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने में ही अपना आगे का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वैसा ही मैंने भी किया। लेकिन मुझे रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। लास्टली मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा लिया सिविल से। तो 3 साल में मैं पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद का जो सफर रहा वो लक्ष्य विहीन रहा। सरकारी नौकरी के बारे में सपने में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी वो लोग निकालते होंगे जो बहुत अच्छे घर से आते होंगे या फिर जो पढ़ने में बहुत तेज होते होंगे। मेरे इधर तो ऐसा ही हुआ बनाया गया था। तो इस वजह से सरकारी नौकरी की तरफ मैं सोच भी नहीं सकता था। और इनफैक्ट पॉलिटेक्निक भी इसीलिए मैंने किया था कि चलो किसी तरीके से 10-20 हज़ार का जॉब तो मिल ही जाएगा। 2 भाई और 2 बहन में, भाइयों में मैं बड़ा था और बहनों में मेरी बड़ी बहन बड़ी थी। पापा का खुद का गाड़ियों का बिजनेस था, अपना ट्रक चलता था। तो बहुत ज्यादा पैसे का भी दिक्कत नहीं था किसी तरीके से। बस ये लगता था कि चलो एक आगे जॉब मिल जाएगी। अब ऐसे ही सफर चलता रहा। कुछ दिन बाद ये लगा कि ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसे आते हैं जिसपे ग्रेजुएशन मांगता है। तो इस वजह से मैंने बीए भी कंप्लीट कर लिया। बीए कंप्लीट करने के बाद सफर ऐसे ही चलता रहा। तो पापा कोलकाता रहते थे, अपना बिजनेस संभालते थे। मैं गोरखपुर में रहता था और भाई, बहन और मम्मी गांव पे रहती थी। अब सिचुएशन ऐसा था कि मैं भी शहर छोड़ के कहीं जा नहीं सकता था। मतलब अपनी पढ़ाई भी इसी वजह से मैंने गोरखपुर में ही कंप्लीट किया। तो मतलब ऐसा कुछ कड़ी बन गया था कि पापा वहां से पैसे भेजते थे, मेरे पास आता था, मैं घर पे ले जाके दे देता था। क्योंकि मेरे परिवार में आधे लोग गांव पे रहते थे। गांव पे थोड़ा सा सिस्टम आपको पता ही है कि उतना विकास नहीं रहता था, तो शहर से जाना पड़ता था गांव में। अब ये था कि मैं शहर में रह रहा हूँ, शहर में थोड़ी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, तो छोटे भाई को भी शहर में ही लाके पढ़ाना उचित रहेगा। अब ये था कि अगर भाई शहर में आ जाएगा तो घर पे जो सब्जी है या फिर और जरूरत वाले सामान है वो सब कैसे आएगा। लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, वो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। तो भाई का 12th कंप्लीट होने के बाद मैं उसको शहर में लेके आ गया। तो मुझे तो पता चल ही गया था कि ये जो बीटेक पॉलिटेक्निक करने के बाद जो लोग सपना लगाए रखते हैं कि ये जॉब लग जाएगी, वो जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद और ग्रेजुएशन के बीच में मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखा। मैं भी कोशिश किया था कि जॉब लग जाए, लेकिन मतलब पूरी कोशिश जो है मेरी व्यर्थ चली गई थी। तो मैं भाई के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि उसका एडमिशन ग्रेजुएशन में करा देंगे और उसको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कराएंगे। तो वैसा ही मैंने किया। उसको गोरखपुर विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दिया और कोचिंग ज्वाइन करा दिया। अब मेरे अगल बगल जो मेरी सर्किल थी, मतलब जो मेरे आदर्श लोग थे जिनके कहे पे मैं चलता था, वो लोग भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। ये मुझे बाद में एहसास हुआ। तो ऐसे ही मैं पूछ के भाई का एडमिशन कराया और मैं उसको एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए एडमिशन करा दिया। अब आपको तो पता ही है कि सीजीएल का जो सिलेबस है वो कितना ब्रॉड है। तो भाई भी पढ़ने लगा, बहुत मेहनत करता था, कोचिंग से आता था, घर पे तैयारी अच्छे से करता था। 1 साल बाद ऐसा एहसास हुआ कि पता नहीं सिलेक्शन होगा भी कि नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था। कोई ये नहीं बताने वाला था कि पढ़ना कैसे है। और इत्तेफाक से कोचिंग में कुछ सब्जेक्ट काफी अच्छे पढ़ाए जाते थे, लेकिन और सब सब्जेक्ट बस ऐसे ही था। 1 साल बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई। तो उस बीच भाई ने सोचा और मैंने भी सोचा कि यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, सीजीएल का पता नहीं कब तक फॉर्म आएगा। तो मैंने उसको उसी कोचिंग में सिविल पुलिस की तैयारी करने के लिए एडमिशन करा दिया। तो भाई अच्छे से पढ़ने लगा, कुछ दिन पढ़ा, उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस में जो फॉर्म निकलते हैं उसका एग्जाम काफी लेट होता है। तो अब पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। कोचिंग के बाद भाई ने ऑनलाइन घर पे पढ़ाई करना शुरू कर दिया। चलता रहा, फॉर्म आया, पता चला कि पेपर कब होगा, कुछ भी अंदाजा नहीं लगा। अब जो मेरी फैमिली थी वो काफी बड़ी थी। मतलब मेरे पापा 6 भाई थे, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं थी। अचानक से परिवार में बिखराव हो गया।
अब जिम्मेदारी अचानक से बढ़ गई, बहुत गंदे मतलब तरीके से बिखरा हुआ, तो जिम्मेदारी अचानक से बढ़ गई, काफ़ी कुछ एडजस्ट करना पड़ गया। तो मैंने भी सोचा कि चलो पॉलिटेक्निक किया हूँ, कुछ मतलब इधर उधर से जॉब टाइप का कर लेते हैं ताकि अपना जो खर्चा है वो चल सके और जिम्मेदारी भी कम रहे। दो दो बहनों की शादी भी करनी थी, तो अब एक लोग कमाने वाले थे और सब लोग खाने वाले थे, तो समस्या यही हुई। तो मैं भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण में एक जेई साहब थे, तो उनके साथ लग लिया और एमबी का काम शुरू कर दिया। तो मुझे उस समय 5,000 रुपये मिलते थे खर्चे के लिए, तो 5,000 में काफ़ी कुछ अच्छे से मैं मैनेज कर लेता था और बाकी जो पैसे आते थे वो बहन की शादी के लिए जमा करने लगे हम लोग। सब कुछ अच्छे से चलने लगा, भाई तैयारी भी करने लगा और मेरा लक्ष्य ऐसे ही चलता रहा कि सरकारी नौकरी के बारे में सोच ही नहीं सकता था। मुझे लगता था कि मैं पढ़ने में बहुत खराब हूँ, कहाँ सरकारी नौकरी निकल पाएगी। भाई घर पे अच्छे से तैयारी कर रहा था, ऑनलाइन वो प्रैक्टिस करता था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म निकला तो मैंने और भाई ने दोनों ने भर दिए। मैं भी जब जॉब करके आता था तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, हो सकता है निकल जाए। पेपर दिए हम लोग, सिलेक्शन मेरा तो नहीं होने वाला था, मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं पेपर दिया, फिर भी भाई का सिलेक्शन हो गया। अब आया असली खुशी का दौर, मतलब एक प्राइवेट बिजनेस था मेरे घर पे, उसके बाद अचानक से गवर्नमेंट जॉब लग गया। तो आपको तो पता ही है कि जब इंसान कुछ नहीं करता है तो वो तैयारी करता है। कोई भी पूछता है कि आप क्या कर रहे हो तो लोग बताते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, तो वही हाल मेरा भी था। मतलब फॉर्म कोई भी नहीं छोड़ते थे, बस पेपर दे देते थे, बाकी तैयारी तो भगवान भरोसे ही था। तो जब भाई का सिलेक्शन हो गया उसके बाद भाई ने बोला कि भैया आप ये सब छोड़िए और आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। तो पहले वही मतलब इधर उधर से टाल मटोल करता रहा कि अरे नहीं बाबू बहुत कठिन है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा तो मैथ जानते ही हो, बाकी तो सब भगवान भरोसे ही है। तो उसने बोला कि नहीं भैया आप छोड़िए और करिए, अब तो खर्चे भी कम हो जाएंगे, मान लीजिए मेरा भी सिलेक्शन हो गया है और धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा। उसी बीच बड़ी बहन की भी शादी हो गई तो एक जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। तो मैं जीडीए का जॉब अब छोड़ने वाला था, सोच रहा था कि किसी और में करता हूँ ताकि कुछ पैसे और बढ़े। तो मैं इंटरव्यू दिया बर्जर पेंट में, मेरा हो भी गया था लगभग 16,000 की सैलरी पे। मैं लगभग 8-10 दिन वहां पे गया, उसी बीच लॉकडाउन लग गया। अब देखिए यहाँ से चीजें कैसे बदलती हैं। लोग कहते हैं ना कि भगवान आपके लिए जो लिखे होंगे वो होगा, भले ही आप कोई और कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ। लगभग 8-10 दिन ड्यूटी जाने के बाद अचानक से मोदी जी ने आह्वान किया कि 2 दिन लॉकडाउन रहेगा और बाहर नहीं निकलना है। तो 2 दिन आराम से हम लोग घर में पड़े रहे। उस बीच मैं और भाई ही रूम पे थे अपने गोरखपुर वाले। 2 दिन लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ने लगा। वहां से फोन आया कि अब नए लोगों को हम हायर नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये सोचा था कि 2-3 महीने जॉब करने के बाद चलो कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब ही लिखा हो और भाई इतना प्रेशर कर रहा है तो कर ही लेते हैं। अब वहाँ की भी जॉब खत्म हो गई, तो दिमाग में ऐसे ही आया कि शायद हो सकता है भगवान इसीलिए ये सब चीजें कर रहे हो कि नसीब में गवर्नमेंट जॉब लिखी हो। तो मैंने भी भाई की बात मानते हुए रूम में एक टेबल और खरीद के लाया। एक तरफ भाई तैयारी करने लगा एसआई की, चूंकि लॉकडाउन लग गया था तो इस वजह से भाई ट्रेनिंग में नहीं जा पाया था और लगभग 49,000 या 50,000 के आसपास भर्ती थी, तो टुकड़ों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाने लगा। तो भाई का जो नंबर था वो दूसरे बैच में था ट्रेनिंग के लिए। तो भाई एसआई की तैयारी करने लगा एक टेबल पे बैठ के और मैं तैयारी करने लगा दूसरे टेबल पे बैठ के। तो उस समय तक लक्ष्य विहीन ही पढ़ाई मैंने शुरू किया, ये नहीं पता था कि किसके लिए पढ़ना है। मैं एक फॉर्म डाला था रेलवे ग्रुप डी का, तो रेलवे ग्रुप डी का उस समय सुनने में आ रहा था कि पेपर होने वाला था। तो एक यूट्यूब पे चैनल है, प्रियल मैम रीजनिंग पढ़ाती हैं, तो उनका एक 30 दिन का फ्री कोर्स था और क्रैश कोर्स के नाम से था कि रीजनिंग 30 दिन में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मैंने यूट्यूब से ही वो भी फ्री वाला क्रैश कोर्स लगभग कंप्लीट कर लिया, लगभग 17-18 दिन में। अब रीजनिंग थोड़ा बहुत मैं जान गया था। अब अचानक से जब लॉकडाउन खत्म ही होने वाला था उसके कुछ दिन पहले हवा ये चलने लगी कि जेल वार्डर का पेपर होने वाला है, और जेल वार्डर का फॉर्म मैंने भाई के कहने पे ही डाला था। उस समय बहुत दिक्कत थी, पैसे नहीं थे, तो मैं भाई का फॉर्म भर दिया था और दोनों फॉर्म भरा था, जेल वार्डर और फायरमैन। तो भाई ने बोला कि भैया आप ही भर दिए, तो मैं बोला अरे नहीं मुझे देना ही नहीं है, मेरा होगा ही नहीं। लेकिन भाई के जबरदस्ती कहने पे मैंने फॉर्म भी भर दिया था। तो मैं सोचा कि यार अगर पेपर होने वाला ही है तो इसी की तैयारी कर लेते हैं। बस यूट्यूब पे तलाशने लगे क्या क्या पूछता है और यूट्यूब से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो हिंदी मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था पढ़ना, तो भाई से ही पूछा कि भाई किससे पढ़ें। तो हिंदी मैंने जो हिंदी का बेसिक था वो मैं अंकित भाटी सर से, जिनका चैनल है रोजगार विद अंकित, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उनके वीडियो से जो बेसिक हिंदी का था वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात थी प्रैक्टिस करने की,
तो जो एग्जामपुर के विवेक सर है उनका प्रैक्टिस सेट में हिंदी का सॉल्व करता था और बेसिक रोजगार भी अंकित से पढ़ने लगा। और मैथ मेरा एकदम नीलवटे सन्नाटा था, मैथ मैंने छुआ ही नहीं क्योंकि मुझे पता था कि उसमें बहुत कम मैथ पूछने वाले हैं। पहले से ही मैथ का हुआ ऐसा था मेरे लिए कि मैं उसको छू भी नहीं सका। रीजनिंग प्रियल मैम से मैं पढ़ लिया था और हिंदी में दोनों लोगों से पढ़ने लगा, एक लोगों से बेसिक और एक लोगों से टेस्ट लगाने लगा। अब रीजनिंग हिंदी का तो हो गया, मैथ बचा था 17-18 नंबर, उसको मैंने छुआ ही नहीं। जीके में मुझे पता था कि बहुत गहरा सिलेबस है तो मैंने जीके को भी नहीं छुआ, बस यूपी जीके में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो एग्जामपुर चैनल पे ही एक अमित पांडे सर थे, वो यूपी जीके पढ़ाते थे, तो मैं उन्हीं से नोट्स बनाने लगा और उन्हीं से पढ़ने लगा। जैसे जैसे नोट्स कंप्लीट हुआ मैं रट्टा मारता चला गया, तो मेरा यूपी जीके पे बहुत अच्छा पकड़ हो गया। रीजनिंग मैंने उसके कुछ दिन बाद जेलवाडर का स्पेशली बैच स्टार्ट हुआ एग्जामपुर पे, तो एक पुलकी सर थे वो पढ़ाते थे, तो उनसे मैं रीजनिंग भी पढ़ने लगा। तो अब धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो गया, लॉकडाउन भी हट गया। उसके बाद अब ये हुआ कि कोचिंग कहीं जाए, तो कोचिंग का बहुत ज़्यादा मेरा मन था नहीं, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। अब समस्या ये होती है ना कि जब आप हमेशा इधर उधर घूमते रहते हो और आपका मतलब आप पढ़ने में कितना तेज हैं वो आपके पूरे सर्किल को पता है, तो उस बीच अगर आप ये कहेंगे कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ तो लोग मजा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई और मेरे घर वालों को पता थी। लाइब्रेरी चुपचाप जाता था, अगर उस बीच फोन आता था तो मैं धीरे से बाहर आके फोन उठा लेता था, हाँ भैया बताइए, या फिर जो भी बताइए जिनका काम रहता था, अगर इमरजेंसी रहता था तो कभी कभी जाके कर भी दिया करता था, ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं ऐसे वेला ही घूम रहा हूँ। लगभग 6 महीने 24 घंटे लाइब्रेरी में रहता था। 24 घंटे का मतलब ये है कि सुबह निकल जाता था लगभग 10 बजे, वहाँ पढ़ता था और 6 से 7 बजे के आसपास मैं अपने रूम पे वापस आ जाता था। और उसी बीच मम्मी भी आ गई थी गोरखपुर, छोटी बहन का शादी हो गया, मम्मी भी गोरखपुर आ गई और खाना वाना का दिक्कत खत्म हो गया था, तो भाई घर पे पढ़ता था, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। तो लगभग 7 बजे के आसपास लाइब्रेरी से आ जाता था, मम्मी खाना बना देती थी, खा पी के 9 बजे फिर लाइब्रेरी चला जाता था। वहाँ पढ़ता था लाइब्रेरी में लगभग 2 बजे के आसपास और उसी पे टेबल पे बैठे बैठे सो जाता था। फिर सुबह 6 बजे के आसपास चला जाता था यूनिवर्सिटी दौड़ने और फिर वापस आता था, नहा धो के फिर वही रूटीन फॉलो करने लगा। बहुत अच्छे से सब कुछ चलने लगा, ऐसा लगता था कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पे कम नंबर आते थे तो घर पे आके भाई से कहता था कि भाई ये तो बहुत टफ पेपर आया था, मेरे से लग रहा नहीं हो पाएगा। तो भाई यही समझाता था कि भैया मान लीजिए बहुत टफ क्वेश्चन आता है तो सबके लिए टफ आएगा ना, अकेले आपके लिए थोड़ी आएगा। तो दिमाग को समझ में आ जाता था कि हाँ यार बात तो ये भी सही है। तो बस जब भी दिक्कत होती थी भाई से शेयर करता था, फिर उस जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता था उसका सोल्यूशन मिल जाता था। पढ़ते 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 अब वो समय आ गया जब पेपर स्टार्ट होने वाला था। डर भी उतना ही लग रहा था। और ये जान लीजिए, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं जो बड़ा है आपकी नजरों में, तो अगर डर लग रहा है तो समझिए सब कुछ सही जा रहा है। अगर डर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आप उस बारे में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। मेरा सेंटर आ गया इलाहाबाद, मैं और भाई दोनों लोग इलाहाबाद पेपर देने गए। भाई का सिलेक्शन पहले यूपी पुलिस में हो गया था, तो एक टेंशन तो बिल्कुल खत्म था। मैं पेपर देने गया, पेपर दिया, पेपर बहुत अच्छे से हुआ। पेपर देने के पहले मैं सेंटर के बाहर एक छत पे ऐसे लेटा था, तो देख रहा था इतनी मोटी मोटी किताबें लेके लोग पढ़ रहे थे। कोई कह रहा था हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी। मुझे लगा यार मैं तो ये सब चीजें पढ़ा ही नहीं हूँ, बस हिंदी, रीजनिंग और यूपीजी के दम पे मैं पेपर देने चला गया। फिर डर लगने लगा, तो मैं पहले एनालिसिस देख रहा था और इतना डर गया कि सब चीज बंद करके सो गया आधा घंटा। वहीं सोने के बाद उठा के बोला कि यार अब जो भी हुआ हो, जो पढ़े हैं इन्हीं में से आएगा और पेपर देना है। गए, पेपर दिए, पेपर काफी अच्छा हुआ। देने के बाद घर आए, मिलाए, तो भाई ने बोला कि भैया आप सब छोड़ दीजिए, ऊपर वाले हैं, आपका काम था कोशिश करना, सब कुछ सही जाएगा। उसके बाद अब धीरे 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 लॉकडाउन की वजह से डिले होने लगा रिजल्ट में। तो डिले होते होते अब वो समय आ गया जब रिजल्ट आने वाला था। मैं गया था ऐसे वॉशरूम में, तो उसी बीच ग्रुप में देखा कि मैसेज आया कि जेलवाडर का रिजल्ट आ गया है। तो जब मैं अपना नाम डाल के सर्च किया तो उसमें नो रिजल्ट फाउंड लिखा। तो मेरे तो एकदम सांस रुक गई, मुझे लगा यार लग रहा है नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरी गलती ये हो गई थी कि मैं नाम से सर्च किया, फिर लगा कि लाओ एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च किया तो काफी ऊपर नीचे होने के बाद अचानक से एक जगह पे रुका और लिखा अंकुर और रोल नंबर। मतलब मेरे लिए वो क्षण था कि मैं बाथरूम में बैठा था और उठ नहीं पा रहा था, इतनी खुशी, मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल था। रूम में मम्मी और भाई थे, मैं किसी को नहीं बताया था कि रिजल्ट आया। लगभग 10 मिनट लगा मुझे उठने में, ऐसा लग रहा था जैसे गिर जाएंगे। किसी तरीके से उठे और आए
तो आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे जब डांस करना होता है तो वो ऐसे हाथ ऊपर उठा लेते हैं और घुटनों को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो मैं आके मम्मी और भाई के सामने ऐसे हिलने लगा। उसके पहले हमेशा जब कोई गाना बजता था तो मैं ऐसे ही सिग्नेचर स्टेप करता था खड़े होके। तो करने लगा तो मम्मी पूछी क्या हो गया, तो मैं मम्मी और भाई को, जो भाई ऐसे लेटा था तो भाई को पकड़ के गले लगा लिया, मम्मी को भी। तो मैंने बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मम्मी ऐसे भोलेनाथ को मनाए कि आपकी कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। सब कुछ अच्छे से हुआ। उसके बाद मतलब जैसे जैसे था, फिर अचानक उसी बीच भाई का भी आ गया कि वहाँ जाना था ट्रेनिंग पे। तो भाई को ट्रेनिंग के लिए सामान खरीदवा के भेज दिया और मतलब सब कुछ प्रॉपर हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हो गया, दौड़ अच्छे से कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और मैं आ गया ज्वाइनिंग पे। तो ये कहानी आप लोगों से बताने का उद्देश्य क्या था, ये आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। दोस्तों, ये कहानी बताने का मेन उद्देश्य ये था कि कुछ लोग कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी वही लोग निकाल सकते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हो। आप सुने भी होंगे कि अरे ये भैया तो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये भैया 9 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनका तो नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरे तो हाई स्कूल में इतने कम नंबर हैं, इंटर में इतने कम नंबर हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप कितने तेज हैं इससे सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये समझ लो कि कोई लेना देना ही नहीं है। बस इतना जान लो कि सरकारी नौकरी अगर आप कोई निकालना चाहते हो तो उसका ये सिलेबस है। जो ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके हाई स्कूल में कितने नंबर है, उसके मैथ में कितने नंबर है, ये मैटर ही नहीं करता है। मतलब आपका परिवार कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा, आप दिखने में कैसे हैं, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे जैसा लड़का, मतलब मेरे हाई स्कूल में 60% भी नहीं थे, मेरे 12th में बस समझ लो कि किसी तरीके से 60% आ गए थे, मैथ का नाम सुनते ही नींद गायब हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सिर्फ इतने ही सेक्शन को पढ़ के सिलेक्शन ले लिया। तो आप तो यार बहुत तेज हो गए, मुझे पूरा विश्वास है। तो अगर आपको ये वर्दी चाहिए तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग कहते हैं कि मुझे कोचिंग जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे ऑनलाइन का बैच खरीदना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो ये सब गुणगान करना बंद करिए। फ्री में भी यूट्यूब से आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे सिलेक्शन के दौरान लोग कहते हैं ना कि मैं इस राइटर का बुक लिया हूँ, इनका बुक लिया, मैं किसी का बुक नहीं लिया था। बस सिलेबस पढ़ लिया यूट्यूब, वो भी फ्री में। उसके बाद मैंने ऑफलाइन खरीद लिया था एक छोटा सा सेट, जिसमें लगभग 15-20 के आसपास सेट था। ऑफलाइन इस वजह से सॉल्व करता था कि पेपर भी ऑफलाइन होने वाला था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो दोस्तों, बस कहना यही है कि अगर आपको भी नौकरी लेना है, आज तक जो बेरोजगारी का दौर है वो ख़त्म करना है, तो बहुत देर नहीं हुआ है। लगभग 52,000 के आसपास भर्ती आने वाली है, तो आप लग जाइए। आई थिंक आप लगे भी होंगे। बस खुद से लड़ना है, खुद को ये कहना है कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप को मना लेते हैं करने के लिए तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। आप 100% कर सकते हैं और नौकरी लगने के बाद लाइफ में ऐसी चेंजिंग आएगी कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो स्ट्रगल है, जो परेशानी है वो एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि नौकरी के पहले का स्ट्रगल अलग होता है, नौकरी करने के बाद का स्ट्रगल अलग होता है। हमेशा जो परेशानियों का प्रकार है ना वो अलग होता जाएगा। लेकिन इतना पता है कि जो आप अभी आपके साथ हो रहा है, जो आप अभी जिन सब चीज़ों से परेशान हैं, उन सब चीज़ों से परेशानी खत्म हो जाएगी। तो बस आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद से ही लग जाइए। मेरा पूरा भरोसा है, मैं आप लोगों पे इतना विश्वास कर सकता हूँ कि आप लोगों से हो जाएगा। अगर मैंने कर दिखाया है तो आप भी कर सकते हैं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो ये सोचते होंगे कि मैं तो पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ, मेरे बस की बात ही नहीं है कि मैं कोई सरकारी एग्जाम निकाल पाऊँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।